हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। और आज की क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेनेटिक्स और आनुवंशिकी देश भर में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वो आरपीएससी हो या फिर आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूके एलटी या कोई भी एमपी वर्ग एक या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, दोस्तों उसके अंदर जेनेटिक्स तो है ही, है ना, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज मैं लेकर आया हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो काइंडली कंसंट्रेट हियर। और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के रियल टाइम एग्जाम में भी आपको जब मिलेंगे तो आप लोग उनको आसानी से क्रैक कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चंस बेस्ड हैं जेनेटिक्स के ऊपर, आनुवंशिकी के ऊपर। नाउ देखिए, पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स फाउंड इन F2 प्रोजेनी ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। एक द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में पाए जाने वाले जीन प्रारूपों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, जीन प्रारूपों की संख्या। तो जब दोस्तों हम लोग आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाते हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे, राइट। कुछ लोगों ने कुछ लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग मेरे ऐप से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटाइपिक रेशियो देखा होगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपने जीनोटाइपिक रेशियो पढ़ा होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं, मतलब कि जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप अनुपात, तो जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है? जीन प्रारूप अनुपात तो 12, 24, 12, 12, 1, ये हम लोग निकालना सिखाते हैं। 12, 24, 12, 12, 1, 12, 24, 12, 12, 1। काफ़ी लोगों को तो आता भी होगा, यदि नहीं आता है तो अभी सीख लें कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल का जो द्विसंकर क्रॉस था उसके अंदर जीन प्रारूप निकलता था 12, 24, 12, 12, 1। 1:2:2:4:1:2:1:2:1:1, 12, 24, 12, 12, 1। अब वो पूछा है एक द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में पाए जाने वाले जीन प्रारूपों की संख्या कितनी है। तो जीन प्रारूप गिन लो, ये जीन प्रारूप ही तो है सब। जीन प्रारूप में हर एक जीन को मैंने देखा था। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 प्रकार के यहाँ पर क्या हुए हैं? जीन प्रारूप उत्पन्न हुए। अब 9 कहाँ पर है? तो ये देख लो, ये रहा, 9 इज द आंसर। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप फाउंड इन F2 प्रोजेनी ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, एक द्विसंकर क्रॉस के F2 पीढ़ी में पाए जाने वाले जीन प्रारूपों की संख्या कितनी है? तो 9 है। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं। अगला क्वेश्चन, जब एक विषम युग्मजीव प्रभावी, मान लीजिए ये विषम युग्मजीव प्रभावी है, ये क्या चीज है? विषम युग्मजीव प्रभावी। प्रभावी तो है लेकिन विषम युग्मजीव है, मतलब ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करते हैं किसके साथ में? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में। ये होमोजाइगस रिसेसिव है, मतलब कि ये क्या हो गया? समयुग्मजीव। ये क्या हो गया दोस्तों? समयुग्मजीव। समयुग्मजीव अप्रभावी। समयुग्मजीव अप्रभावी। समयुग्मजीव अप्रभावी। तो इनको क्रॉस करने के ऊपर रेशो क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों ये जो है वो एक तरीके का कौन सा क्रॉस है? ये एक तरीके का टेस्ट क्रॉस है। ये क्या है? टेस्ट क्रॉस है। और इस टेस्ट क्रॉस में हमें क्या प्राप्त होता है? जरा देखना, टेस्ट क्रॉस के अंदर, टेस्ट क्रॉस में हमें क्या प्राप्त होता है? ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, इसको क्रॉस के स्मॉल टी से। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो कितना आया? टॉल इज टू ड्वार्फ, लंबे और बोने का अनुपात कितना है? 1:1। ये क्या है? टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस समझते हो ना, परीक्षार्थ क्रॉस। ठीक है। तो जब एक विषम युग्मजीव प्रभावी का क्रॉस समयुग्मजीव अप्रभावी के साथ, मतलब ये एक तरीके का टेस्ट क्रॉस हो गया, तो संतति में अनुपात क्या होगा? तो हम लोग सभी जानते हैं कि अनुपात क्या निकलता है? 1:1 निकलता है। तो 1:1 कहां पर है? देखो ये रहा। तो आंसर कौन सा हो गया? 1:1। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कैपिटल ए स्मॉल, और जब भी जेनेटिक्स के अंदर लिखना पड़ता है ना,
कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, एक क्रॉस किया गया कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी को, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी को क्रॉस किया गया स्मॉल ए स्मॉल टी से, जहां ए प्रभावी लाल के लिए है और टी प्रभावी लंबे के लिए। तो ए इज फॉर रेड कलर, है ना, ये क्या है, रेड को शो कर रहा है, और ये टी किसको शो कर रहा है, टॉल को। तो यदि ए रेड को शो कर रहा है तो मान लीजिए स्मॉल ए किसको शो कर रहा होगा, वाइट को, और यदि कैपिटल टी टॉल के लिए तो स्मॉल टी क्या हो गया दोस्तों, ड्वार्फ, ठीक है ना। तो अब वो पूछ रहा है कि इन दोनों को क्रॉस किया, ठीक है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ रेड टॉल प्लांट्स, लाल लंबे पादपों का प्रतिशत क्या होगा, लाल लंबे पादपों का प्रतिशत क्या होगा। तो पहले इनके गेमेट बना लें, ए टी, इसको इससे ए टी, कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल ए कैपिटल टी, और इसके तो हर बार एक ही बनेंगे, ए टी एक ही प्रकार का यहाँ पर बनेगा, ए टी एक ही प्रकार का बनेगा, ए टी बार बार एक ही बनेगा, ए स्मॉल टी बार बार एक ही बनेगा। तो अब इसको क्रॉस कर लेते हैं, ये देखो, ये क्रॉस करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा कैपिटल ए कैपिटल टी, यहाँ पर लिखा है स्मॉल ए कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी। तो कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे स्मॉल ए और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये क्या चीज़ हो गई, रेड और टॉल, इसको नाम क्या देंगे, रेड और टॉल, और ये क्या नाम हो जाएगा, वाइट और टॉल, वाइट और टॉल। अब अपने को ये देखना है कि लंबे पादपों का प्रतिशत क्या होगा, लाल लंबे पादपों का प्रतिशत क्या होगा, रेड टॉल प्लांट्स का प्रतिशत क्या होगा। तो रेड टॉल, तो 50% रेड टॉल है और 50% वाइट टॉल है, तो रेड टॉल का परसेंटेज क्या हो गया, 50%। अरे समझ में आ रहा है, आधे रेड टॉल है आधे वाइट टॉल है, तो आंसर 50% हुआ या नहीं हुआ, इज इट क्लियर। तो 50% इज द आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, शुद्ध लाल और शुद्ध श्वेत पुष्पधारी मटर के पादप के बीच क्रॉसिंग द्वारा शुद्ध लाल कैपिटल आर और शुद्ध श्वेत स्मॉल आर पुष्पधारी मटर के पादप के बीच क्रॉसिंग करवाने पर 120 पादप उत्पन्न हुए, इनका अनुपात क्या होगा। 120 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन क्रॉसिंग प्योर रेड, ये क्या है दोस्तों, प्योर रेड, और इसकी क्रॉसिंग की गई किसके साथ में, प्योर व्हाइट के साथ में, प्योर रेड की क्रॉसिंग की गई प्योर व्हाइट के साथ में। तो रेशो क्या निकलेगा, 90 लाल इस टू 30 श्वेत, 30 लाल इस टू 90 श्वेत, 60 लाल इस टू 60 श्वेत, या सभी लाल। मतलब वो कह रहा है 90 रेड इस टू 30 वाइट, 30 रेड इस टू 90 वाइट, 60 रेड इस टू 60 वाइट, और ऑल रेड। अरे तो दिमाग इतना लगाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ लोग बहुत आगे तक चले जाते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ये 120 क्या दे दिया। अरे यार वो उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको, वो सिंपल कह रहा है कि यदि रेड प्योर रेड को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, प्योर रेड को व्हाइट से क्रॉस करोगे तो ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। आगे की क्यों सोचते हो तुम, F2 पीढ़ी तक क्यों जाते हो, F2 पीढ़ी तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं थी। आर यू गेटिंग, कुछ लोग सोचे F2 पीढ़ी तक जाएंगे, अरे क्यों जाओगे भाई, F2 पीढ़ी तक क्यों जाओगे। यदि वो पूछ रहा है सिंपल शुद्ध लाल और शुद्ध श्वेत पुष्पधारी मटर के बीच क्रॉसिंग करवाएंगे तो 120 पादप उत्पन्न हुए, इनका अनुपात क्या होगा, तो ऑल रेड, सब ये लाल ही होंगे। आप F2 पीढ़ी तक क्यों जा रहे हो, वो सिंपल पूछा है शुद्ध लाल और शुद्ध श्वेत पुष्पधारी मटर के पादप के बीच क्रॉसिंग करवाने पर 120 पादप उत्पन्न होते हैं, इनका अनुपात क्या होगा, सभी लाल होंगे। यहां पर कुछ लोगों का ये हो सकता है कि 90 लाल और 30 श्वेत होंगे, 90 लाल और 30 श्वेत होंगे, तो आप उस जनरेशन तक नहीं जाना है आपको। आर यू गेटिंग, वो सिंपल पूछा है शुद्ध लाल और शुद्ध श्वेत मटर के पादप के बीच क्रॉसिंग करवाओगे तो क्या उत्पन्न होगा, तो सभी रेड होंगे, सभी लाल होंगे, जितने भी प्लांट्स उत्पन्न होंगे वो आप क्यों F2 जनरेशन का सोचने लगे, सबके से होंगे, रेड होंगे। क्लियर है, तो फोर्थ का आंसर कौन सा हो गया भाई, फोर्थ का आंसर क्या हो गया, फोर्थ। अब हाउ मेनी टाइप्स एंड इन व्हाट रेशियो द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस। डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस है। ये क्या है, डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस है, ये डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस।
मतलब ये क्या चीज है, द्विसंकर विषम युग्मजीय है, द्विसंकर विषम युग्मजीय। ये क्या है भाई, द्विसंकर विषम युग्मजीय। कितने प्रकार के, वो कह रहा है कि एक द्विसंकर विषम युग्मजीय द्वारा कितने प्रकार के और कितने अनुपात में युग्मक उत्पन्न होंगे। तो पहले तो युग्मक उत्पन्न करने के लिए एक पावर यूज करते 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट का मतलब होता है विषम युग्मजीयों की संख्या, विषम युग्मजीयों की संख्या। हिंदी में मैं कहूं तो विषम युग्मजीयों की संख्या। तो भाई यहां पर कितने विषम युग्मजीय है, इधर देखो सभी लोग, विषम युग्मजीय कितने, ये एक विषम युग्मजीय है, ये एक विषम युग्मजीय है। तो 2 की पावर कितनी लग जाएगी, 2। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो वो पूछा एक द्विसंकर विषम युग्मजीय कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, बना के बता देता हूं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको इससे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको इससे, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। बोलो 4 बन गए कि नहीं बन गए दोस्तों, 4 बन गए। ये 1 2 3 और ये 4। कितने प्रकार के व किस अनुपात में युग्मक उत्पन्न होंगे। तो इन चारों में से कोई भी एक जैसा है क्या, अरे भैया चारों में से ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो युग्मक कितने प्रकार के बने, 4 प्रकार के। और अनुपात कितना हुआ, 1:1:1:1, यानी कि 4 टाइप्स के तो गैमेट्स बने। और 4 टाइप के गैमेट्स जो हैं उनका रेशो क्या है, 1:1:1:1। क्लियर है। 2 की पावर n मतलब n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, विषम युग्मजीय की संख्या। विषम युग्मजीय समझते हो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब विषम युग्मजीय हेट्रोजाइगस है। तो यहां पर विषम युग्मजीय कितने थे, 2 थे। तो मैंने पावर क्या लगा दी, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 तो बन गए गैमेट और सारे के सारे जो हैं वो अलग है। तो 1:1:1:1 के अनुपात में। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। जब 2 संकर, अब ये लिया कैपिटल टी स्मॉल आर को क्रॉस कर दिया कैपिटल आर स्मॉल टी से, द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग शैल बी। फिनोटिपिक रेशियो निकालो। तो यहां पर टी आर 2 तरह, इसको इससे और इसको इससे, ये गैमेट बन गए। यहां पर आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल टी दोनों की क्रॉसिंग करो। तो अब क्या आएगा, यहां लिखा टी स्मॉल आर, यहां क्या लिखा, यहां क्या लिखोगे, ये तो लिख दिया, यहां कैपिटल आर स्मॉल टी और स्मॉल आर स्मॉल टी। अब राइट क्या है, व्हेन 2 हाइब्रिड्स, तो टी आर स्मॉल टी स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल आर, राइट, और स्मॉल टी स्मॉल आर, राइट, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। तो जब क्रॉस किया तो फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग शैल बी, यहां पर क्या निकलेगा, यहां पर रेशियो क्या निकलेगा, राइट। यहां पर आप देखो व्हेन 2 हाइब्रिड्स आर क्रॉस्ड, तो यहां पर क्या क्या निकलेगा, जब 2 संकर का क्रॉस करते हो संतति में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा, लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा, 3:1 होगा, 1:1:1:1 होगा, 1:1 होगा, या 9:3:3:1 होगा। क्या लगता है आपको, यहां पर जरा देख लेते हैं अपने, यहां पर ये क्या चीज है, राइट, एक ये देखो, राइट, ये है, ये वाला क्रॉस और ये वाला और ये वाला। अब इससे क्या आपने क्या सीखा, क्या है, व्हेन 2 हाइब्रिड्स कैपिटल टी स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल टी आर क्रॉस्ड, द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग शैल बी। क्या लगता है आपको फिनोटिपिक रेशियो ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो यहां पर इससे कुछ निकाल सकते हैं, देख के एज्यूम कर सकते हैं 3:1 होगा, मतलब फिनोटिपिक रेशियो आपको निकालना है, फिनोटिपिक रेशियो। ये देखो समझ लो ना, ये दे रखा था कैपिटल टी स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल टी। तो मैंने क्या बनाया, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। फिर क्या कर दी, क्रॉसिंग कर दी, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया। अब ये क्रॉसिंग कर दी,
तो इन दोनों की क्रॉसिंग कर दी, ये वाला, ठीक है ना, इज इट क्लियर नॉट, राइट। तो ये और ये क्रॉसिंग किया, तो अब ये क्या है, रेशो क्या आएगा, तो ये चारों के चारों अलग है या सेम है, चारों के चारों अलग है, ये बिल्कुल अलग आया है, ये बिल्कुल अलग आया है, ये बिल्कुल अलग आया है, राइट, और ये बिल्कुल अलग आया है, तो रेशो क्या हो जाएगा 1:1:1:1, क्लियर। तो रेशो क्या आ गया 1:1:1:1, क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाओ, क्योंकि कोई भी सेम नहीं है, क्रॉसिंग करने के ऊपर आप देख रहे हो कोई भी सेम नहीं है, तो लक्षण प्रारूप अनुपात जो है वो क्या है 1:1:1:1 ही आएगा। नेक्स्ट, व्हेन अ टॉल एंड रेड फ्लावर प्लांट, जब टॉल और रेड फ्लावर प्लांट को, मान लीजिए मैं लेता हूँ टॉल और रेड फ्लावर प्लांट को क्रॉस करते हैं ड्वार्फ और वाइट फ्लावर प्लांट से, ड्वार्फ और वाइट फ्लावर प्लांट से, तो फिनोटाइप इन द प्रोजेनी वाज ड्वार्फ एंड वाइट, तो फिनोटाइप इन द प्रोजेनी वाज ड्वार्फ एंड वाइट, तो इनको क्रॉस करने के ऊपर भाई फिनोटाइप जो है, इनको क्रॉस करने पर तो कभी ड्वार्फ और वाइट तो आ ही नहीं सकता है। ड्वार्फ और वाइट यदि मैं प्योर, ये मैंने क्या ले लिया, टॉल और रेड, टॉल और रेड ले लिया, और ये क्या ले लिया है मैंने, डेट इज ड्वार्फ, और क्या ले लिया वाइट, तो वो कह रहा है कि इनको क्रॉस करने पे फिनोटाइप इन द प्रोजेनी वाज ड्वार्फ एंड वाइट, कि भाई बोनी और वाइट आई, व्हाट विल द जीनोटाइप ऑफ टॉल एंड रेड फ्लावर प्लांट, तो वो कह रहा है कि टॉल और रेड फ्लावर का क्या होगा, टॉल और रेड फ्लावर प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा। तो देखो ड्वार्फ और वाइट जो है वो इनसे तो जनरेट होंगे नहीं, इनसे जनरेट होंगे नहीं। यदि हम इसको ऐसे लेते हैं, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो भी तो ये टॉल रेड होता, तो भी तो ये टॉल रेड होता, क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेट और ये इसके ऊपर डोमिनेट, टॉल रेड, और फिर ये ले लेते हैं स्मॉल टी स्मॉल आर, तो ये क्या हो जाता है ड्वार्फ वाइट। अब करके देखते हैं क्रॉसिंग, ये बनाओ इसके कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, एक ये बन गया, एक ये बन गया, फिर इसका तो एक ही बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर। अब क्रॉसिंग करके देखते हैं इसको इससे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसको इससे, इसको इससे स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। तो फिनोटाइप इन द प्रोजेनी वाज ड्वार्फ एंड वाइट, ये देखो ये ड्वार्फ और ये क्या निकला वाइट, और यहां पर क्या निकला ये टॉल एंड रेड। तो एक बात बताओ, वो कह रहा है व्हाट विल द जीनोटाइप ऑफ टॉल एंड रेड फ्लावर प्लांट, लंबे और लाल पुष्पधारी पादपों का जीन प्रारूप क्या होगा, तो भैया जीन प्रारूप तो ये होगा ना, तभी तो ड्वार्फ और वाइट निकलेगा। अच्छा चलो, अब आप ये कह सकते हो कि नहीं हम तो यहाँ पर व्हेन टॉल इन रेड फ्लावर प्लांट, तो ये भी टॉल रेड है, हम तो ये लेके देख लेते हैं, मैंने तो आपको ये बताया, अब जरा ये लेके देख लेते हैं, ये क्यों नहीं हो सकता, यदि मैं टॉल रेड का जीनोटाइप ये भी तो ले सकता था, ये ले लेते हैं। चलो अब इसका क्या आएगा टी आर, इसका क्या बनेगा टी आर, क्रॉस किया कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या आया टॉल रेड आ गया। यहाँ तो प्रोजेनी जो है यदि मैं ये लेता हूँ तो प्रोजेनी जो डार्क वाइट वो तो आएगी नहीं, डार्क वाइट तो आएगी नहीं, डार्क वाइट कब आएगी, जब मैं लंबे और लाल पुष्पधारी प्रारूप का जीन प्रारूप ये लूं, यदि मैं टॉल और रेड का कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप लूं इंस्टेड ऑफ कैपिटल टी कैपिटल आर, तो ही क्या आएगी, तो ही क्या आएगी, ये ड्वार्फ वाइट जनरेट होंगे। तो ये वाला क्रॉस गलत है, क्या होना चाहिए जीनोटाइप, ये नहीं होना चाहिए, टॉल और रेड का जीनोटाइप ये नहीं होना चाहिए, टॉल और रेड का जीनोटाइप ये भी नहीं होना चाहिए, टॉल और रेड का जीनोटाइप होना चाहिए ये वाला, टॉल और रेड का जीनोटाइप ये होना चाहिए, तो ड्वार्फ वाइट जनरेट हो जाएगा। यस और नो, समझ में आ रहा है। अब आगे आ जाते हैं, मनुष्य में रुधिर वर्गों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो देखो ब्लड ग्रुप इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है, मल्टीपल एलिलिज्म का, बहुयुग्म विकल्पता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कौन, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। और ह्यूमन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए, ह्यूमन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जीन होता है एक, और उसके 3 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, IA, IB और IO और I, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना।
तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए एक जीन के कितने युग्म विकल्पी है? 3 युग्म विकल्पी, 3 युग्म विकल्पी है। मतलब कि 3 क्या है भाई? एलील है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए कितने एलील है? 3 एलील है। तो 4 युग्म विकल्पी ये तो होगा नहीं। 3 युग्म विकल्पी द्वारा IA और IB सहप्रभावी, यस, IA एंड IB आर कोडोमिनेंट, क्योंकि उसके अंदर A और B एंटीजन दोनों होते हैं। AB ब्लड ग्रुप के अंदर A और B एंटीजन दोनों होते हैं। हाँ, ये उसका 3 युग्म विकल्पी। 2 युग्म विकल्पी तो होगा नहीं। 3 युग्म विकल्पी द्वारा जीन IA अप्रभावी है, नो। तो याद रखना, मनुष्यों में रुधिर वर्गों का जो नियंत्रण है वो 3 युग्म विकल्पियों के द्वारा होता है, जिसमें कि IA और IB सह प्रभावी है, कोडोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर IA और IB दोनों एंटीजन होते हैं, तो IA और IB कोडोमिनेंट है। AB ब्लड ग्रुप के अंदर कौन होता है? IA और IB एंटीजन दोनों होते हैं। तो सेकंड वाला जो है वो सबसे सटीक आंसर है। क्लियर दोस्तों? चलो, तो व्हाट इज द आंसर? सेकंड, 3 एलील्स इन विच IA एंड IB आर कोडोमिनेंट। अब आ जाते हैं, ओ रुधिर वाले समूह के बच्चे के पिता का B रक्त समूह है, राइट? तो पिता का जीन प्रारूप क्या होगा? ओ रुधिर समूह वाले एक बच्चे के पिता का B रुधिर समूह है, तो पिता का जीन प्रारूप क्या होगा? ओ रक्त समूह है, तो फादर का IBIO लेना पड़ेगा, राइट? अब मान लीजिए मदर का क्वेश्चन दे रखा है, तो मदर का मान लीजिए मैंने ले लिया IA, मान लीजिए मदर का ले लिया मैंने। ये मदर का ब्लड ग्रुप हो गया, मदर का तो दे नहीं रखा है, और ये फादर का है ना? तो फादर का O रक्त समूह वाले एक बच्चे के पिता का B रक्त रुधिर समूह, O मतलब आपको बच्चे का ब्लड ग्रुप दे रखा है O, और उसके फादर का ब्लड ग्रुप दे रखा है B, है ना? तो अब B के अंदर 2 संभावनाएं, B के अंदर 2 प्रोबेबिलिटी, या तो मैं IB रखूं या फिर IBIO रखूं। तो IB रखने के ऊपर तो O ब्लड ग्रुप होने का सवाल ही नहीं उठता है ना, ठीक है? तो मुझे क्या रखना पड़ेगा? मुझे IBIO रखना पड़ेगा। और मान लीजिए मदर का मैंने एज्यूम किया है, तो अब क्या हो जाएगा? IB, राइट? ये वाला, ये देखो, इन दोनों को क्रॉस करेंगे, इसको इससे IAIB, इसको इससे IAIB, फिर IAIO, और फिर IAIO, वही आ रहा है। आर यू गेटिंग? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर O ब्लड ग्रुप आया ना, ये O ब्लड ग्रुप है ना? या फिर तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना लंबा भी नहीं, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। ये देखो, इसका गेमेट बनाओ, क्या बनेगा? एक ही बनेगा, IA, इसके गेमेट बनेंगे 2, IBIO, इसको क्रॉस किया इससे तो क्या बना? IAIB, इसको क्रॉस किया इससे तो IAIO, राइट? तो IBIO और IA मदर का ब्लड ग्रुप। तो अब O ब्लड ग्रुप कब जनरेट हो सकता है? कब जनरेट हो सकता है कि O ब्लड ग्रुप कब जनरेट होगा? अब मान लीजिए कि मैंने मदर का ये रखा IA, तो जनरेट होगा नहीं IAIB और IAIO, तो ये तो होगा नहीं। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी रख के देख लेते हैं, दूसरी प्रोबेबिलिटी रख के देखते हैं, है ना? मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर रखा फादर का ब्लड ग्रुप IAIB, और यहाँ पर अब मैंने रख लिया यहाँ पर IAIO मदर का। तो अब जरा देखो, इसको क्रॉस करके देखते हैं, तो अब क्या होगा भैया? इसको इससे IAIB, इसको इससे IBIO, इसको इससे IAIO और IOIO। तो O ब्लड ग्रुप ये हुआ, ये वाला कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? A, ये वाला कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? B, ये वाला कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? AB। तो O ब्लड ग्रुप वाला यदि एक बच्चे का पिता यदि B रुधिर समूह का है, फादर, तो पिता का जीन प्रारूप होगा। तो अब पिता का जीन प्रारूप मान लीजिए ऐसा भी तो ले सकता था, आप ये कह सकते हो कि नहीं हम लोग IBIO क्यों लें, हम तो ऐसे लेंगे। मैंने कहा ये होना चाहिए, फादर का ये होना चाहिए। अब यूँ ले लेते हैं कि मान लीजिए कि अब आप ऐसे भी करके देख लो, IAIO ये मदर है और ये क्या है? फादर है। अब क्रॉस करके देखो, IAIB, IBIO, IAIB और IBIO। यहाँ पर तो O ब्लड ग्रुप तो O तो आया ही नहीं। यहाँ पर क्या क्या है?
ए बी आया, यहाँ पर बी आया है, यहाँ पर ए बी आ जाएगा और इससे क्या आ जाएगा भैया, बी आ जाएगा। ओ तो आया ही नहीं, ओ नहीं आया तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। यदि मैं फादर का ये ब्लड ग्रुप लेता हूँ तो ओ ग्रुप तो डेवलप ही नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर अब मैं क्या लूँगा, डेट इज़ कि ओ ब्लड ग्रुप वाले एक बच्चे के पिता का बी रक्त समूह है तो पिता का जीन प्रारूप होगा, फादर का क्या रहा होगा, तो ये मान के चलता हूँ कि फादर का आई बी आई ओ रहा होगा। फादर का क्या रहेगा, आई बी आई ओ। ये भी ध्यान रखिएगा, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं सर हम तो ऐसे रख दें, हम तो ऐसे रखते हैं आई बी और मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप आई ओ रख लेते हैं, तो यहाँ तो एक ही गैमेट बनेगा आई ओ, ठीक है ना। या आप क्रॉस करोगे, डायरेक्ट क्रॉसिंग कर लो तो क्या आएगा, आई बी आई ओ, 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 आई बी आई ओ। फिर वापस से आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या नहीं ब्लड ग्रुप जनरेट हुआ है, ओ तो जनरेट हुआ ही नहीं ना। तो सबसे सटीक क्या है, यदि मैं मदर को ये रख लूँ और फादर को ये रख लूँ तो भी नहीं हो पाएगा। यदि मैं फादर को ये रखूँ और मदर को ये रखूँ तो क्या जनरेट होगा, ओ ब्लड ग्रुप जनरेट होगा। तो इसका मतलब फादर का ब्लड ग्रुप आई बी आई ओ होना चाहिए, फादर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, आई बी आई ओ। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब आ जाओ, मनुष्य में क्वांटिटेटिव ट्रेट इन मैन इज इन एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक वंशागति का एक उदाहरण है। देखो मात्रात्मक वंशागति का ही दूसरा जो उदाहरण है वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मात्रात्मक वंशागति का ही दूसरा नाम क्या है, बहुजीनी वंशागति। इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, बहुजीनी वंशागति है। मतलब मैनी जीन्स कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर, मैनी जीन्स कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। मात्रात्मक वंशागति जो है वो वास्तव में बहुजीनी वंशागति है और लक्षण की तीव्रता प्रभावी जीनों की संख्या पर निर्भर करती है। लक्षण की तीव्रता प्रभावी जीन्स की संख्या पर निर्भर करती है, प्रभावी जीन्स की संख्या पर निर्भर करती है, संख्या पर निर्भर करती है। जितने ज़्यादा प्रभावी जीन होंगे उतना ही ज़्यादा वो पर्सन काला होगा और प्रभावी जीन कम होते जाएंगे तो कालापन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मनुष्यों में मात्रात्मक वंशागति का सर्वश्रेष्ठ यदि कोई उदाहरण है तो वो है त्वचा का रंग, स्किन कलर। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मात्रात्मक वंशागति का ही दूसरा नाम क्या है, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से बहुजीनी वंशागति है। वेयर मैनी जीन्स कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, मैनी जीन्स कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, वह लक्षण की तीव्रता प्रभावी जीन की संख्या पर निर्भर करती है। तो इसका सबसे बढ़िया कौन है, ह्यूमन स्किन कलर। आगे आ जाओ, ग्रास होपर की बात करते हैं, टिड्डे की बात करते हैं, तो उसमें XO प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। तो XO प्रकार का लिंग निर्धारण क्या है, इसमें XX फीमेल होती है, XX फीमेल और XO क्या होता है, मेल होता है। तो इसका मतलब फीमेल के अंदर क्या है, फीमेल के अंदर ऑटोसोम अलिंग गुणसूत्र प्लस XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर ऑटोसोम मतलब अलिंग गुणसूत्र प्लस XO कंडीशन होती है, राइट। मतलब नर के अंदर एक क्रोमोसोम मिसिंग है ना, Y वगैरह और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेल हैज़ ओनली 1 X क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम्स, मेल हैज़ ओनली 1 X क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम। हाँ, मेल के पास में ऑटोसोम के अलावा केवल एक X क्रोमोसोम है, ऑटोसोम के अलावा एक X क्रोमोसोम है, सही है। फीमेल हैज़ अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर X क्रोमोसोम का पेयर है, हाँ है। दोनों उपरोक्त सभी, यस। नर में एक Y गुणसूत्र होता है, नो, Y क्रोमोसोम तो यहाँ पर होता ही नहीं। तो दोनों ही सही है, फर्स्ट और सेकेंड वाला सही है कि भाई नर में अलिंग गुणसूत्र के अलावा, ऑटोसोम मतलब अलिंग गुणसूत्र के अलावा मेल में केवल एक X क्रोमोसोम है, राइट। और दूसरा मादा में एक X गुणसूत्र का पूरा एक पेयर है। तो यहाँ पर एक पेयर है और यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम है। तो थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों होने चाहिए।
नेक्स्ट, कौन सा गुणसूत्र सेट नर टिड्डे में पाया जाता है? तो मेल जो टिड्डा होता है वो कैसा होता है? तो ऑटोसोम प्लस XO, और फीमेल जो होती है वो कैसी होती है? ऑटोसोम अलिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम अलिंग गुणसूत्र। ये क्या? अलिंग गुणसूत्र, और ये लिंग गुणसूत्र है। तो कौन सा गुणसूत्र सेट नर टिड्डे में पाया जाता है? कौन सा होगा? ये रहा। ये 2A क्या है? 2A क्या है? ऑटोसोम है। 2A क्या है? ऑटोसोम है, अलिंग गुणसूत्र है। A फॉर ऑटोसोम, हिंदी के अंदर A फॉर अलिंग गुणसूत्र। तो ड्रोसोफिला, ये टिड्डे के अंदर, ग्रास होपर में क्या पाया जाता है? 2A प्लस XO। किसके अंदर? नर टिड्डे के अंदर 2A प्लस XO। बड़ा क्लियर सा है। नेक्स्ट, इन अ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ होमोजाइगस फॉर AB एंड वाइल्ड टाइप 700 आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स वर पेरेंटल टाइप। मतलब 1000 जीवों में से 700 तो कैसे थे? पेरेंटल टाइप के थे। तो डिस्टेंस बिटवीन A और B इज, तो ये दोस्तों ये कैसे निकलेगा इसका आंसर? तो एक फार्मूला होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का, एक फार्मूला होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या कहती है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स शोइंग recombination, number of individuals showing recombination upon total number of offsprings into 100। ये फार्मूला लगेगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में कहेंगे पुनर्संयोजन आवृत्ति, पुनर्संयोजन आवृत्ति। और जब अपना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी तो उसी के बिहाफ के ऊपर हम लोग उतनी मैप यूनिट डिस्टेंस के ऊपर जीन को रख देंगे, राइट। जैसे कि हमेशा याद रखो, वन मैप यूनिट डिस्टेंस, एक मैप इकाई दूरी बराबर 1% क्रॉसिंग ओवर, राइट। 1% जी क्रॉसिंग ओवर, एक मैप यूनिट डिस्टेंस मतलब 1% क्रॉसिंग ओवर। मतलब यदि 1% क्रॉसिंग ओवर होगा तो तुम जीन को क्रोमोसोम के ऊपर एक मैप यूनिट के ऊपर रख दोगे। यदि 10% क्रॉसिंग ओवर होगा तो तुम जीन को 10% क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो 10 मैप यूनिट के ऊपर जीन को रख दोगे। तो पहले रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी तुमको निकालनी पड़ेगी। क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी तुमको निकालनी पड़ेगी। क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे तो फिर तुम मैप यूनिट डिस्टेंस के बिहाफ के मैप यूनिट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जीन को क्रोमोसोम के ऊपर रख पाओगे। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल शोइंग रिकॉम्बिनेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब वो कह रहा है प्लस और AB के संयुग्मजी व्यष्टिगतों के बीच क्रॉस करवाया गया, उसमें 1000 में से 700 जनकीय प्रकार के थे, 700 पेरेंटल टाइप थे, और टोटल जो ऑफस्प्रिंग थे वो कितने थे? 1000 थे। तो A और बीच की दूरी कौन सी होगी? तो ये वाला फार्मूला, नंबर ऑफ इंडिविजुअल शोइंग रिकॉम्बिनेशन। अरे भाई, नए कॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन बोले तो नए संयोजन। तो 700 1000 टोटल है और 700 यदि पेरेंटल है तो रिकॉम्बिनेंट कितने हो गए भैया? 300। अरे हाँ या ना? नंबर ऑफ इंडिविजुअल शोइंग रिकॉम्बिनेशन 300। अरे 1000 टोटल इंडिविजुअल है और उसमें से 700 यदि पेरेंटल है तो रिकॉम्बिनेशन कितने हो गए? 300। तो 300 अपॉन टोटल इंडिविजुअल कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने? 1000 इंटू 100। तो अब क्या हो जाएगा? ये काटेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ये कितना आ गया? 30% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ गई। 30% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपको मालूम है 30% क्रॉसिंग ओवर आ गया है। 30% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब 30% क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, जीन विनिमय की जो आवृत्ति है वो 30% है। तो मैं मैप यूनिट कितने मैप यूनिट के ऊपर रख दूंगा? यदि मेरा एक मैप यूनिट इज इक्वल टू 1% क्रॉसिंग ओवर है तो 30% क्रॉसिंग ओवर हुआ ना, 30% क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कितने मैप यूनिट के ऊपर रख दूंगा? 30 मैप यूनिट के ऊपर, 30 मैप यूनिट डिस्टेंस के ऊपर तुम किसको रख दोगे? जीन को रख दोगे। तो आंसर कौन सा हो गया? 30 मैप इकाई, 30 मैप यूनिट्स के ऊपर रख दोगे। समझ में आया या नहीं आया? इज इट क्लियर? तो ये फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, ये चीज़ आप ध्यान से देख लेना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन,
परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन कितना हुआ है 9%, ए और सी के बीच में कितना हुआ है 17%, बी और ऐसे लिखना पड़ेगा जी, बी और सी के बीच में कितना हुआ है 26%। तो अरेंजमेंट ऑफ जीन्स वुड बी, तो जीन्स का अरेंजमेंट क्या होगा मैं रख के बता देता हूँ, बी ए सी ये सीक्वेंस होगी, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखे हुआ बी ए और सी सीक्वेंस। बी और ए के बीच में कितना है 9%, ए और सी के बीच में कितना है 17%। तो बी और सी के बीच में आंसर चेक हो गया, बी और सी के बीच में होगा कितना होगा, तो 9 + 17 तो 26। अरे 17 + 9 कितना होता है 26। तो बस आंसर कौन सा हो गया बी ए सी, ये बी ए सी आया नहीं आया। अरे भाई सीक्वेंसिंग करनी होती है तो सीक्वेंस में सेट करके लिख के देखना पड़ेगा, आप और कोई भी सीक्वेंस सेट करके देख लो सीक्वेंस नहीं होगी। क्लियर है। अब आ जाओ, अ जीन लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम, एक ऐसी जीन होती है दोस्तों जो केवल और केवल वाई क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होती है और इसलिए फादर से सन में ही वो डिजीज ट्रांसमिट होती है। एक ऐसी जीन जो केवल वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है तो वो नेचुरली कि फादर से सन में ही जाएगी, कभी भी डॉटर के अंदर नहीं जाएगी। फादर से सन में, फादर टू मतलब सन मतलब मेल टू मेल ही उसकी वंशागति होती है, इनहेरिटेंस होता है। वो कौन सी है, तो हॉलेंड्रिक जीन। कौन सी है दोस्तों, हॉलेंड्रिक जीन। आप समझते हो हॉलेंड्रिक जीन के अंदर वो कर्ण पल्लव के ऊपर बालों का पाया जाना, कर्ण पल्लव पर बालों का पाया जाना, हाइपर ट्राइकोसिस है ना, मतलब बिग हेयर्स ऑन ईयर पिन्ना, बिग हेयर्स ऑन ईयर पिन्ना, बिग हेयर्स ऑन ईयर पिन्ना, हाइपर ट्राइकोसिस। तो हॉलेंड्रिक जीन तो वाई जीन पर स्थित पिता से पुत्र में जो स्थानांतरित होती है तो वो हॉलेंड्रिक जीन होती है जिससे हाइपर ट्राइकोसिस होता है। हॉलेंड्रिक जीन होती है जिससे कि क्या होता है, हाइपर ट्राइकोसिस। क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं अ कलर ब्लाइंड मैन, एक कलर ब्लाइंड मैन। कलर ब्लाइंड मैन क्या हो गया, XCY। ये कौन है भाई, कलर ब्लाइंड मैन, वर्णांध मेल। ये कलर ब्लाइंड मेल है, राइट। मैरीज अ डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड फादर। हमेशा एक चीज़ याद रखना, कलर ब्लाइंड फादर की जो डॉटर होती है वो हमेशा कैरियर होती है। एक सेट कर लो दिमाग में, कलर ब्लाइंड फादर की डॉटर कैसी होती है, ये देखो जैसे ये XX और ये XCY। तो क्या कहा मैंने, कलर ब्लाइंड फादर की डॉटर कैसी होती है, तो XCX XY XCX और X और Y। हमेशा कलर ब्लाइंड फादर की जो डॉटर होगी इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगी, तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुई ना, राइट। ये नॉर्मल मदर रही होगी और ये कलर ब्लाइंड फादर रहे होंगे, तो डॉटर कैसी रहेगी, कैरियर। ये कैसी है, ये और ये कैरियर डॉटर है, कैरियर डॉटर। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक कलर ब्लाइंड मेल की शादी उस लड़की से हुई जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे, तो जिसके फादर कलर ब्लाइंड है तो वो गर्ल कैसी हो जाएगी, वो खुद गर्ल कैसी हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी, XCX। तो ये क्या होगी, कैरियर होगी। ठीक है। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड फादर, तो ये क्या हो जाएगी, कैरियर फीमेल हो जाएगी, वाहक माता। अब क्रॉस करो, XCXC, इसको इससे, इसको इससे, XCY XCX XCX और X और Y। ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये फीमेल कैसी है, ये कलर ब्लाइंड डॉटर है, कलर ब्लाइंड डॉटर, ये कलर ब्लाइंड डॉटर, ये क्या हो गया, कलर ब्लाइंड सन, ये क्या होगी, कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर, और ये नॉर्मल सन। अब देख लेते हैं कि प्रोजेनी ऑल सन्स आर कलर ब्लाइंड। क्या सभी सन्स कलर ब्लाइंड है क्या, नो। 50% नॉर्मल है और 50% क्या कलर ब्लाइंड है, आधे मेल कलर ब्लाइंड है आधे नॉर्मल है, तो ये तो होगा नहीं। सभी पुत्रियां वर्णांध है, नो। 50% कलर ब्लाइंड डॉटर है, 50% तो कैरियर है, ये भी नहीं होगी। आधे पुत्र वर्णांध होते हैं, आधे पुत्र वर्णांध है, यानी कि हाफ सन्स आर कलर ब्लाइंड, हाँ है। आधे कलर ब्लाइंड सन है आधे नॉर्मल सन है, ये हो सकता है।
नो डॉटर इज कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड डॉटर तो यहाँ पर आई है ना भैया। तो आधे पुत्र वर्णांध, क्यों आधे, कई लोग ऐसे गिन लेते हैं 25 25 25 25, तो कहेंगे कि 25 कलर ब्लाइंड है और 25 नॉन, ऐसे नहीं गिनते हैं। मेल में से आधे मेल नॉर्मल है, आधे मेल कैसे हैं, कलर ब्लाइंड है, आधे नॉर्मल है, आधे कलर ब्लाइंड है, तो आधे पुत्र वर्णांध होंगे ना, हाफ सन्स आर कलर ब्लाइंड। ये सुन लो, अरे समझ में आया कि नहीं आया भैया? 16th का कौन सा हो गया आंसर, कौन सा हो गया, 3rd हो गया। इज इट क्लियर, आया है, समझ में आ गया? अब आ जाओ नेक्स्ट, अ वुमेन विथ अ नॉर्मल विजन। अ वुमेन विथ अ नॉर्मल विजन, मान लीजिए कि एक वुमेन है, उस नॉर्मल विजन है, उसका नॉर्मल विजन है और उसकी शादी होती है, इट मैरीज अ मैन विथ नॉर्मल विजन, अ वुमेन विथ नॉर्मल विजन एंड मैन विथ, तो एक ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है, दोनों का विजन जो है वो कैसा है, नॉर्मल है। सामान्य दृष्टि वाली एक महिला का विवाह सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होता है, तो वर्णांध पुत्र होंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से तो वर्णांध पुत्र हो नहीं सकते। तो ये बात तय है कि मुझे यहाँ पर ये लेनी पड़ेगी, ये कैरियर फीमेल लेनी पड़ेगी। कैरियर फीमेल लूंगा तो ही क्या हो सकती है, तो ही एक वर्णांध पुत्र पैदा हो सकता है, तो ही वर्णांध पुत्र पैदा हो सकता है ना। कैसे, XCX XCX XCX, फिर XCX XCY XX और X और Y, ठीक है ना, XCX XCX XCY, तो वर्णांध पुत्र का पैदा हुआ ये रहा। तो ये बात तय है कि ये क्या होगी, ये जो फीमेल है, अ वुमेन विथ नॉर्मल विजन, तो भैया हम ये कहते हैं ना कि ये कलर ब्लाइंड नहीं है। एक फीमेल, कैरियर फीमेल हमेशा नॉर्मल होती है, एक कैरियर फीमेल हमेशा खुद क्या होती है, एक कैरियर फीमेल खुद क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो ये बात तो तय होगी कि ये फीमेल जो है वो XCX रही होगी और मैरीज अ मैन विथ नॉर्मल विजन, तो ये नॉर्मल विजन वाला मेल ये रहा होगा। तो नेचुरली कि उनके यहाँ पर क्या पैदा हुआ होगा, कलर ब्लाइंड सन पैदा हुआ होगा, कलर ब्लाइंड सन पैदा हुआ होगा। नाउ हर हस्बैंड डाइज, मान लीजिए कि अब ये जो फीमेल है इसके हस्बैंड की डेथ होगी और अब इसकी शादी कलर ब्लाइंड मेल से हो जाती है। अब इसकी शादी किससे हो जाती है, एक कलर ब्लाइंड मेल से हो जाती है। इसकी शादी, अब दूसरा क्रॉस देखो, इसकी शादी XCX की शादी कलर ब्लाइंड मेल से हो जाती है। तो अब क्या होगा, XCXC ये एक, फिर XCY ये एक, फिर XCX, राइट, XCX और X और Y। अब आप देखो 50% वर्णांध पुत्र है और 50% वर्णांध पुत्रियां हैं क्या, 50% कलर ब्लाइंड सन एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर्स, क्या 50% वर्णांध पुत्र है? ये देखो, ये यहाँ पर इनको एनसर्कल कर देता हूँ, मेल्स को एनसर्कल कर देता हूँ ताकि अलग से दिखाई दे, राइट। ये देखो 50% वर्णांध पुत्र है और 50% नॉर्मल है, राइट, 50% और 50% वर्णांध पुत्रियां हैं। शी इज कलर ब्लाइंड, ये देखो ये वाले क्रॉस के अंदर ये कलर ब्लाइंड डॉटर है और ये क्या है, ये क्या है, 50% कलर ब्लाइंड है और 50% कैरियर है। तो ये हो सकता है ना, हाँ ये हो सकता है बिल्कुल। अब देखते हैं सभी पुत्र वर्णांध तथा पुत्रियां वर्णांध, सभी पुत्र वर्णांध है क्या, नहीं, यहाँ पर नॉर्मल भी आया है, पुत्रियां वहां होती है, नहीं, कलर ब्लाइंड भी है। सभी पुत्रियां वर्णांध तथा पुत्र सामान्य, सभी पुत्रियां वर्णांध, नहीं, ऐसा तो नहीं है, कुछ आधी कैरियर है और आधी वर्णांध है और पुत्र सामान्य होंगे, नहीं, कलर ब्लाइंड भी है। 50% पुत्र वर्णांध, 50% एंड सभी पुत्रियां सामान्य, नहीं, सभी पुत्रियां सामान्य नहीं है क्योंकि 50% पुत्रियां जो है कलर ब्लाइंड भी है। तो अपना जो आंसर सटीक बैठता है वो ये है फर्स्ट वाला कि भाई 50% जो है वो 50% वर्णांध पुत्र है और 50% ही वर्णांध पुत्रियां हैं। क्लियर है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जाता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अ कलर ब्लाइंड मैन, ये कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ नॉर्मल लेडी हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, जिसके फादर कलर ब्लाइंड होते हैं वो खुद क्या होती है भैया, कैरियर होती है। इफ इट प्रोड्यूसेस 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स, मान लीजिए ये क्रॉसिंग होती है, अब इनकी क्रॉसिंग हुई तो XCXC XCY XCX X और Y, तो ये दोनों पुत्रियां हैं
और ये दोनों जो है, ये दोनों, ये सन है। हाउ मेनी ऑफ देम वुड बी सफरिंग, सफ़र कौन कौन कर रहे हैं? तो ये सफ़र कर रहा है, ये सफ़र कर रही है और ये सफ़र कर रहा है, ये सफ़र कर रहा है। ये क्या है? कलर ब्लाइंड डॉटर है, कलर ब्लाइंड डॉटर, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, कैरियर है, ये तो जो कैरियर होती है वो नॉर्मल होती है। और ये क्या है? कलर ब्लाइंड सन। तो अब जरा देखना, एक वर्णांत पुरुष का विवाह, ये वर्णांत पुरुष है, का विवाह एक सामान्य महिला जिसके पिता वर्णांत थे, तो जिसके पिता वर्णांत होते हैं वो क्या लेंगे? हम वाहक लेंगे। यदि इनके 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां उत्पन्न होते हैं, ये देखो, यदि इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये दोनों पुत्रियां और ये दोनों पुत्र हैं, तो इनमें से कितनों में ये प्रकट होगा? तो कितनों में ये डिजीज कलर ब्लाइंडनेस होगी? तो 50% कलर ब्लाइंड डॉटर है यहाँ पर और 50% कलर ब्लाइंड सन है। तो बताओ, दोनों पुत्र में? नो। दोनों पुत्रियों में कलर ब्लाइंडनेस? नो। एक पुत्र और एक पुत्री में? एक पुत्र और एक पुत्री में? यस। एक पुत्र और एक पुत्री, या दोनों पुत्र और दोनों पुत्रियों में? क्या दोनों पुत्र और दोनों पुत्रियों में रोग आया है क्या कलर ब्लाइंडनेस? नो। तो एक पुत्र और 4 में से एक पुत्र में कलर ब्लाइंडनेस आया है और दूसरी पुत्री के अंदर भी कलर ब्लाइंडनेस आया है। क्लियर है? आंसर कौन सा होगा भैया? 18th का 3rd। एक वर्णांत पुत्री का जन्म कब होगा? वर्णांत पुत्री का जन्म कब होगा? तो कंडीशन एक ही है, XCX, ये क्या हो? कैरियर फीमेल हो। कैरियर फीमेल की शादी जब किससे हो जाए? XCY, कलर ब्लाइंड मेल से हो जाए, तो फिर क्या पैदा होगी? एक कलर ब्लाइंड डॉटर पैदा हो सकती है। देखो कैसे, XC, XCY, XCX, X और Y, ये कौन हो गई? कलर ब्लाइंड डॉटर, ये कलर ब्लाइंड डॉटर पैदा हुई। तो एक वर्णांत पुत्री का जन्म कब हो सकता है? जब माता वाहक हो और पिता वर्णांत हो। यस। माता वाहक और पिता सामान्य, माता वाहक और पिता सामान्य ये नहीं हो सकता है। माता वर्णांत व पिता सामान्य हो तब भी नहीं होगा। पिता वर्णांत व माता सामान्य हो, कहीं पर भी आप क्रॉस करके देख लो, माता वाहक होनी चाहिए और पिता यदि वर्णांत है, यदि फादर कलर ब्लाइंड है और मदर जो है वो कैरियर है, तो कलर ब्लाइंड डॉटर पैदा होगी। तो वही तो पूछ रहा है, कलर ब्लाइंड डॉटर कब पैदा होगी? तो 4th वाला ऑप्शन होना चाहिए। मेरे ख्याल से क्रॉसिंग सभी को इतनी तो आती ही होगी, मान के चलता हूँ। वर्णांतता के लिए जीन कहाँ स्थित होते हैं? कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन कहाँ होते हैं? तो हमेशा याद रखो, कलर ब्लाइंडनेस की जीन जो होती है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की जीन, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की जीन दोनों ही X क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की जीन X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। X, Y बोथ कैनन। ये कलर ब्लाइंडनेस की जीन हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होती है? X क्रोमोसोम के ऊपर। कलर ब्लाइंडनेस की जीन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? X क्रोमोसोम के ऊपर। नेक्स्ट, अ वुमेन हैज अ चाइल्ड विथ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? 44A + XXY = 47। 44 ऑटोसोम, 45, 46, 47। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो होता है जिसमें मेल के अंदर एक एडिशनल X क्रोमोसोम हो जाता है। मेल के अंदर एक एडिशनल X क्रोमोसोम हो जाता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो नंबर ऑफ बार बॉडीज प्रेजेंट इन द चाइल्ड, तो बार बॉडी क्या होती है? बार बॉडी = नंबर ऑफ X क्रोमोसोम, नंबर ऑफ X क्रोमोसोम -1। ये फार्मूला होता है बार बॉडी का, नंबर ऑफ X क्रोमोसोम -1। अब कई लोग सोचेंगे बार बॉडी क्या होती है? देखो भैया, बार बॉडी जो होती है वो एक नॉर्मल फीमेल में प्रेजेंट होती है। नॉर्मल फीमेल के अंदर कितने X क्रोमोसोम है? 2 X क्रोमोसोम है। तो 2 X क्रोमोसोम है, तो 2 X क्रोमोसोम में से एक गहरा होता है और एक हल्का होता है। तो जो गहरे रंग का X क्रोमोसोम होता है वह बार बॉडी होती है फीमेल के अंदर। ध्यान रहे, मेल में नहीं। मेल के अंदर तो एक ही X क्रोमोसोम है। जिस फीमेल के अंदर तो 2 X क्रोमोसोम ही होते हैं, तो एक X क्रोमोसोम गहरा होता है, हेट्रोक्रोमेटिक होता है।
तो जो गहरा एक्स क्रोमोसोम होता है उसी को हम बार बॉडी कहते हैं। तो बताओ नॉर्मल फीमेल के अंदर कितने एक्स क्रोमोसोम है? 2 एक्स क्रोमोसोम। तो नॉर्मल फीमेल के अंदर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, तो 2 - 1 1, तो 1 बार बॉडी हो जाएगी। अब मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो 1 - 1 = 0, तो बार बॉडी होती नहीं। लेकिन ये तो अपवाद है ना, इस मेल को देखो, इस मेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, तो 2 नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो बताओ बार बॉडी उस बच्चे में जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड है ना, एक बच्चा जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है, उसके अंदर बार कायों की संख्या कितनी होगी? बार बॉडीज का नंबर कितना होगा? तो 1 होगा। बार बॉडी का नंबर कितना होगा भैया? 1। क्लियर है या नहीं है? बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। अब आगे जाओ, मान लीजिए कि ए बी और स्मॉल सी को क्रॉस किया गया कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी से, देन द रेशियो ऑफ हाइब्रिड फॉर ऑल द 3 जीन्स इज, तो अब पहले इसके क्या बनाओगे? इसका गैमेट एक ही बनेगा, ए बी और सी, बार बार यही बनेगा, ए बी और स्मॉल सी। और इसके कितने गैमेट बन जाएंगे भैया? इसके कितने गैमेट बन जाएंगे? तो इसके 8 गैमेट बन सकते हैं। इसके कैसे मैं बना के बताऊँ? तो कैपिटल ए और स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर क्या है? कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कैपिटल सी स्मॉल सी, और ये भी कैपिटल सी और स्मॉल सी। अब इसके कितने बन गए? 8 बन गए ना भैया। देखो कैसे बनेंगे 8, कैसे बनेंगे मैं बना के बता रहा हूँ, देख लो ध्यान से। ए बी सी, इसको इससे, फिर ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इसको इससे, राइट। ये सॉरी, ए बी और सी, ए बी और स्मॉल सी, ए बी और स्मॉल सी, फिर इसको इससे, ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर इसको इससे, ए स्मॉल बी स्मॉल सी, फिर क्या है? स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, राइट, और स्मॉल ए स्मॉल बी, राइट। ये देख रहे हो ना भाई, यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा मुझे जगह क्रिएट करनी पड़ेगी। प्लीज़ 1 मिनट के लिए मेरे को जगह क्रिएट करनी पड़ेगी। ये देखो, ये अभी मैंने बनाया था ना, कैपिटल ए और ये स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। अब मैं 8 गैमेट, इसका तो एक ही बना है, यहाँ से चालू करते हैं तो जगह क्रिएट हो जाएगी। ये तो ए बी और स्मॉल सी, ए बी और स्मॉल सी। अब इसके 8 बनेंगे ना यहाँ, इसके 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखें बनाए, देखो ए बी सी यहाँ लिखा, ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अरे कैसे कर रहा हूँ मालूम है? ए बी स्मॉल सी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, इसको इससे, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, इसको इससे, फिर अब ये स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इसको इससे, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, इसको इससे, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, इसको इससे, और फिर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब क्रॉस कर दो, ए बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, ए बी स्मॉल सी, फिर ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, और फिर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। तो अब वो कह रहा है कि ये बन गए। जब इसको इससे क्रॉस करवाया तो सभी तीनों जीनों के लिए संकर का अनुपात क्या होगा? तीनों जीनों के लिए संकर का अनुपात, तो तीनों जीनों के लिए संकर का अनुपात तो भैया एक ही है यहाँ पर। तीनों जीनों के लिए संकर का अनुपात, ये देखो
कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इस पूरे चेकर बोर्ड के अंदर कहीं पर भी देख लो, तीनों जीनों के लिए हेटेरोजाइगस तो एक ही, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। देखो तीनों जीनों के लिए संकर का अनुपात, तीनों जीनों के लिए संकर का अनुपात, तो 8 में से केवल किस में, एक में, 8 में से केवल एक में, तो मैं टिक कर दूंगा कौन सा, पहला वाला। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। देखो कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए आपको। अब R is dominant red color trait while small r is recessive white color trait. Heterozygous red flower plant is crossed with homozygous red flower plant. Heterozygous red flower plant is crossed with homozygous red flower plant. ठीक है, ये कौन सा हेट्रोजाइगस रेड है, R is dominant red flower trait while small r is recessive white flower trait. हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट। अब हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट कौन सा है, हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट, राइट, ये हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट है, इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट, राइट, इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट। ये होमोजाइगस रेड है, सम युग्मजी होमोजाइगस रेड, और ये क्या है, हेटेरोजाइगस रेड। दोनों ही रेड है, लेकिन एक होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस है। 64 ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट्स आर, इन दोनों को क्रॉस करने पर नंबर ऑफ व्हाइट फ्लावर्स क्या निकलेंगे, क्रॉस करो, कैपिटल आर, इसको इससे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये तो सब ऑल रेड है। वो क्या पूछा है अपने से, श्वेत पुष्पधारी पादपों की संख्या, इनको क्रॉस करने पे व्हाइट आएंगे क्या, नहीं आएंगे, नो व्हाइट प्रोड्यूस्ड, तो कोई व्हाइट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो ये आंसर क्या हो गया, 0। कोई व्हाइट बना ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब आ जाओ मिराबिला जलापा में, आर कैपिटल आर स्मॉल आर डिटरमाइन रेड पिंक एंड व्हाइट कलर, रेड पिंक और व्हाइट, रेड पिंक और वाइट कलर हम जानते हैं। व्हेन F1 हाइब्रिड ऑफ कैपिटल आर स्मॉल वाज क्रॉस्ड, व्हेन F1 हाइब्रिड, इस इन दोनों की F1 हाइब्रिड को क्रॉस किया गया, तो इन दोनों की F1 हाइब्रिड क्या होगी, ये विथ डोमिनेंट पेरेंट, ये डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कर दिया, द रेशियो प्रोड्यूस्ड इज, दोनों से ये क्रॉस कर दिया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो रेशो क्या प्रोड्यूस होगा, 1:1, राइट। ये किसके लिए, पिंक के लिए, ये तो पिंक के लिए, और ये क्या है, रेड के लिए, तो रेशो क्या आएगा, 1:1, रेशो 1:1 आएगा भैया, राइट। तो 1:, अब ये 2 गुलाबी और 2 श्वेत, 2 श्वेत ऐसा तो नहीं, एक लाल और एक गुलाबी, एक लाल और एक गुलाबी, 1 रेड एंड 1 पिंक, 1 रेड एंड 1 पिंक। क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब आ जाओ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस्ड विथ स्मॉल आर स्मॉल वाई, गैमेट बनाया कैपिटल वाई, गैमेट बनाया स्मॉल वाई, दोनों को क्रॉस किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। इसको क्रॉस किया रिसेसिव पेरेंट से, तो जब भी रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो वो टेस्ट क्रॉस हो जाता है, जब भी रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो टेस्ट क्रॉस हो जाता है। अब इसके गैमेट बनाओ, इसके कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कर दो किससे, स्मॉल वाई से, क्योंकि इसका तो एक ही बनेगा। क्रॉस किया इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, रेशो क्या आएगा, कोई भी सेम है क्या, नहीं है, कोई भी सेम नहीं है, तो रेशो क्या आएगा, 1:1:1:1:1। तो डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो जो है, द्विसंकर परीक्षण क्रॉस जो है, वो हमेशा 1:1:1:1 आता है। क्लियर है, क्लियर। सिकल सेल एनीमिया, देयर इज अ चेंज इन अमीनो एसिड इन बीटा चेन एट विच पोजीशन। तो नॉर्मल पर्सन्स के अंदर, नॉर्मल पर्सन्स जो हैं, आप हम सभी जिनके अंदर की सिकल सेल एनीमिया नहीं है,
उनमें 6th पोजीशन के ऊपर, बीटा चेन की 6th पोजीशन के ऊपर ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया जब हो जाता है तो इसी 6th पोजीशन के ऊपर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। तो इन सिकल सेल देयर इज अ चेंज इन अमीनो एसिड इन बीटा चेन एट विच पोजीशन, 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह पे क्या आ जाता है, वेलिन। तो चेंज किस में हुआ, केवल 6th पोजीशन में हुआ ना। नेक्स्ट, अ बॉय विथ अ नॉर्मल ब्रदर एंड अ कलर ब्लाइंड सिस्टर विल हैव हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स कैसे होंगे तो करके देखते हैं। XCY मान लीजिए मैं फादर को रखता हूँ और मदर को रखता हूँ मैं, मान लीजिए नॉर्मल ब्रदर एंड कलर ब्लाइंड सिस्टर। तो कलर ब्लाइंड सिस्टर है तो एज्यूम करके चलता हूँ कि मदर कैरियर ही होगी, कैरियर मदर, और ये क्या है, फादर कैसे हैं, कलर ब्लाइंड है। अब क्रॉसिंग करके देखते हैं, XC, XCY, XX, XY। अ बॉय विथ अ नॉर्मल ब्रदर, ये देखो अ बॉय, ये बॉय था विथ अ नॉर्मल ब्रदर एंड कलर ब्लाइंड सिस्टर। अ बॉय विथ अ नॉर्मल ब्रदर, a boy with a normal brother and colorblind sister will have his parents, father normal and mother colorblind, no, both normal, both colorblind, father colorblind, yes, and mother normal। ना करके देखते हैं, मदर नॉर्मल तो माता सामान्य, तो अब आप देखो ये तो हो नहीं सकता, फादर नॉर्मल और मदर कलर ब्लाइंड, फादर नॉर्मल और मदर कलर ब्लाइंड हो तो करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये वाला केस लेके देख लेते हैं, फादर नॉर्मल और मदर जो है वो कलर ब्लाइंड हो तो भी नहीं होगा। XCX, XCY, XX और XY ये भी नहीं होगा। हमें कम से कम एक कलर ब्लाइंड डॉटर को पैदा करने के लिए हमेशा मदर कैरियर होगी तो फादर कलर ब्लाइंड होंगे, तो फिर आंसर तो ये वाला होना चाहिए। फिर कई लोग मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे कि फादर तो कलर ब्लाइंड है, चलो समझ में आ गया, मदर नॉर्मल का लिया आपने तो कैरियर है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, कैरियर मदर इज इटसेल्फ नॉर्मल, कैरियर मदर इज ट्रीटेड एज नॉर्मल, चलो एक काम करते हैं, जैसे क्वीन विक्टोरिया थी, वो हीमोफीलिया, उसको हीमोफीलिया थोड़ी था, शी वाज कैरियर, लेकिन क्वीन विक्टोरिया खुद नॉर्मल थी, दूसरों को स्प्रेड कर रही थी डिजीज। जो दूसरों को दुख दे और खुद सुखी रहे वो क्या, कैरियर, समझ में आ रहा है। तो कैरियर मदर इज ट्रीटेड एज नॉर्मल, तो आंसर अपना 4th होना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ 8th फैक्टर, याद रखो हीमोफीलिया 3 तरीके का होता है, हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B, हीमोफीलिया C। किसी के अंदर 8th ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ना हो तो हीमोफीलिया A हो जाता है, किसी के अंदर 9th ना हो तो हीमोफीलिया B हो जाता है, और किसी के अंदर यदि 11th ना हो तो C हो जाता है। तो यहाँ क्या पूछा का, डेफिशिएंसी ऑफ 8th फैक्टर लीड्स टू, 8th फैक्टर से क्या होता है, 8th फैक्टर ना हो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर तो हीमोफीलिया A हो जाता है, राइट। B 9th ना हो तो हीमोफीलिया B हो जाता है, 11th ना हो तो हीमोफीलिया C हो जाता है, तो अपने तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, एज पर लियोन हाइपोथेसिस, वही बार बॉडी का जो कॉन्सेप्ट होता है वही लियोन हाइपोथेसिस, वन ऑफ द 2 X क्रोमोसोम अंडरगोस हेट्रोक्रोमेटाइजेशन एंड इज कॉल्ड बार बॉडी। याद रखो बार का है, लियोन हाइपोथेसिस, बार बॉडी के बारे में, बार बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है उसी को लियोन हाइपोथेसिस भी कहते हैं। याद रखो फीमेल्स के अंदर 2 X क्रोमोसोम होते हैं, 2 X क्रोमोसोम में से एक X क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटिक हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है, उसे ही हम बार बॉडी कहते हैं। तो एक नॉर्मल फीमेल के अंदर कितनी बार बॉडी होगी, टोटल नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ X क्रोमोसोम -1, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। तो टोटल नंबर ऑफ X क्रोमोसोम फीमेल में कितने, नॉर्मल फीमेल में 2 -1 तो इज इक्वल टू 1। तो जो बार बॉडी होती है ना वो दोनों X क्रोमोसोम में से एक X क्रोमोसोम जब हेट्रोक्रोमेटिक हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो उससे ही बार बॉडी कहते हैं। तो फर्स्ट वाला। कंप्लीट डोमिनेंस डज नॉट अकर इन मिराबिला जलापा, यस, मिराबिला जलापा के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, तो कंप्लीट डोमिनेंस तो नहीं होगा ना, अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है, पूर्ण प्रभाविता तो देखने को नहीं मिलती, तो यस
मिराबिला जलापा, ओइनोथेरा, लेमार्किना, पाइजम सेटाइवम, लिथाइडस रोडोडेटस, इन सब के अंदर तो डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। कंप्लीट डोमिनेंस किस में देखने को नहीं मिलता है? मिराबिला जलापा में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है, तो जो कि कार्ल कॉरेंस ने बताई थी। तो 30th का आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। सो दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो बेस्ड था वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जेनेटिक्स के ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम्स के पहले बहुत सारे इस तरीके के वीडियोज़ लेकर आएँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, राइट। सो जेनेटिक्स के ऊपर आज के क्वेश्चन थे। हमने प्रीवियसली भी और भी इस तरीके के वीडियोज़ बनाए, आप चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को भी आप देखिए, तो आपको अपनी तैयारी के अंदर एक धार मिलेगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।